ये टिकट काटना नरोत्तम मिश्रा जी की राजनीतिक हत्या है। ऐसे ही उनके साथ किया गया, अनु मिश्रा जी के साथ। अगर यही कानून है तो मोदी जी भी तो निकल गए थे पार करके उम्र को। मोदी जी की तो उम्र पार हो गई थी, नहीं फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? कि इस देश में प्रधानमंत्री हारे, इस देश में मुख्यमंत्री हारे सीट पर रहते हुए, इस देश में मंत्री सीट पर रहते हुए हारे, क्या उनका टिकट काटा गया? कभी उस स्टेटस का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण के लिए मोदी जी का अगर सर्वे कराया जाए, मोदी जी हार रहे तो टिकट काटा जाएगा क्या? एक ब्राह्मण वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक है, एक ब्राह्मण उसकी राजनीतिक हत्या करके आपने एक ब्राह्मण वो दिया है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, इस ब्राह्मण चेहरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनने में 30 साल लगेंगे। को संबोधित करते दौरान नरोत्तम मिश्रा सभा को संबोधित कर रहे थे। आखिर में जब उनने अपना समापन किया स्पीच का, उस दौरान उनके आंखें निकल पड़े और रो पड़े स्टेज पर। जैसे बैलून में से हवा निकलती है, वैसे भाजपा ने उस व्यक्ति की हवा निकाल दी। इस चीज को वो व्यक्ति कितना सहन कर पाएगा? उस आदमी का भी हृदय है, उसका भी दिमाग है, वो देख करके वो सीन, तो मैं बताऊं वो नेचुरल आंसू थे, वो बनाए हुए नहीं थे। इस नायर के में खोट आ गई है, ऐसा कुछ हो गया है कि वो कांग्रेस छोड़ के जाने वाले हैं या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, टिकट मिलने से नाराज हैं क्या? टिकट ना मिलने से तो मैं समझता हूँ पहले मिला हुआ टिकट चला गया हाथ से और फिर मांगा, तो एक राजनेता कोई होता है उसको उम्मीद तो रहती है, लेकिन उसमें खोट नहीं। जैसे एक बार नारा दिया गया था नहीं बीपी सिंह जी के बारे में, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, ऐसे एक नारा दिया गया था नहीं। अगर राजा फकीर बन के रहे तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तो घनश्याम सिंह जी का मेरे दिमाग में बस यही है कि वो राजा होने के बाद भी वो कभी मैंने नहीं देखा कहीं बैठे होंगे तो और बैठे होंगे कुर्सियों पे, हालांकि वो बैठ नहीं पाते, उनके उठने में दिक्कत है, लेकिन वो सबसे पहले आकर के कार्यकर्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश का दतिया जिला सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ जो उपचुनाव चल रहा है उसमें जो हालात बन रहे हैं वो चर्चा का विषय है। ये पूरे जो माहौल पे बात करने के लिए हमारे बीच फूल सिंह बरहिया जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भांडेर विधायक हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि चुनाव में जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है वो पहले कभी देखने को मिली नहीं। आपका भी एक बयान वायरल हो रहा है कि कई नेताओं की, ब्राह्मण नेताओं की बीजेपी ने राजनीतिक हत्या कर दी है। पहले तो आप जो है चुनाव को लेकर बताइए, फिर ये आपने जो बयान दिया चुनाव जो है, पहले तो चुनाव की जो पृष्ठभूमि है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि ये चुनाव जनता के ऊपर थोपा गया है। राजन भारती जी जो विधायक हैं, हमारे विधायक थे, उनके ऊपर इतना बड़ा कोई क्राइम जो उन्होंने शो किया है वो है नहीं है, वो टोटल झूठा किया है। उनका इरादा ऐसा था कि जैसे उनके ऊपर मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि नहीं इसको हम क्राइम की श्रेणी में मानते हैं, तो उसी रात 10:30 बजे विधानसभा खोल करके सीट को शून्य किया विधानसभा अध्यक्ष ने। तो क्या आपको इतना सब्र नहीं था कि कानून में इतनी दम नहीं है, कि कानून में तासीर नहीं है कि आज कोर्ट का फैसला आया है रात में शाम तक तो कल ही कर लेंगे हम? रात में ही उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका इरादा था कि हम सीट को खाली कराएंगे गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से, और सीट को हम जीतेंगे। और जैसा उनका मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो अवधारणा है वो उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, ये उसकी पृष्ठभूमि है। ये तो हो गया। वैसे ये चुनाव में मैं समझता हूँ कि चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस चुनाव में। वैसे तो हमारा ये भी है कि पहले हमारे विधायक थे भारती साहब, अब घनश्याम सिंह जी हैं, वो बनेंगे, मतलब चुनाव सीट कांग्रेस जीतेगी। अब इसमें तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं कि भाई जैसे नरोत्तम जी को लेकर चल रही हैं, कहीं कुछ चल रही हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटना एक टिकट काटने का मामला नहीं है, एक ऐसे नेता का टिकट काटना जो मुख्यमंत्री का डायरेक्ट दावेदार है। उस व्यक्ति में उसकी क्वालिटी है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री बनने के लाइन में है वो व्यक्ति कि अगर अगला कोई मुख्यमंत्री की लाइन आएगी तो नरोत्तम मिश्रा की आएगी। तो उस व्यक्ति की टिकट ना देना, एक टिकट ना देना बाई इलेक्शन का, जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो, जो कई सीटें जिताने का मादा रखता हो। अभी मैंने नरोत्तम मिश्रा जी का एक रिकॉर्ड पढ़ा
इनकी ड्यूटी लगी थी शायद बिहार में, और इनकी ड्यूटी लगी थी पश्चिम बंगाल में। तो इनका जो रिजल्ट रहा है कि उनको 70 सीटें दी गई थी, उसमें से शायद 55 जिताई इन्होंने या 60 जिताई। एक जगह इनको सीटें दी गई थी 30, इन्होंने वहाँ 20 के लगभग जिता के लाए। मतलब एक रिकॉर्ड, उसका रिजल्ट, परफॉर्मेंस। ऐसे नेता का टिकट ना देना, मैं मानता हूँ, कोई माने ना माने, मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और मैं, हालांकि मैं विरोधी आदमी हूँ, मैं कोई उनके पक्ष का नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर मैं स्पष्ट बात के लिए मैं जाना भी जाता हूँ और स्पष्ट बात करता भी हूँ, किसी की भी हो, ये टिकट काटना नरोत्तम मिश्रा जी की राजनीतिक हत्या है, इसको ऐसे मानता हूँ। फिर मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि हत्या भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि पहले अनु मिश्रा थे, वो भी मुख्यमंत्री की लाइन में थे और बड़ा औरा था उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे थे। ऐसा राजनीति में होता ही है। तो कुछ तो संघर्ष है, कुछ अटल जी के भांजे हैं, तो एक वहाँ पहुँचना कोई आसान चीज़ थी। वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो ऐसे ही उनके साथ किया गया, अनु मिश्रा जी के साथ। और मैं देख रहा हूँ भोपाल में गोपाल भार्गव एक ऐसा चेहरा है जो अभी तक अपनी सीट उन्होंने कभी हारी नहीं, और सीट हारने की बात नहीं है, वो आदमी का विधानसभा में भी परफॉर्मेंस एक बड़ा बुद्धिमानी पूर्वक रहता है। वो वास्तव में वैसा व्यक्ति है। उस व्यक्ति को उन्होंने लाइन से हटाया। अभी उन्होंने कानून बनाए अपने कि मंत्री हम उन लोगों को नहीं बनाएंगे जो कुछ उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको मंत्री तक नहीं बनाया। तो वो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री का एक योग्य चेहरा जैसा व्यक्ति है, और वो विधायक के रूप में वहाँ पर वो व्यक्ति एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि दर्शक के रूप में है। और वो फिर अगर यही कानून है तो फिर मोदी जी भी तो निकल गए थे पार करके उम्र को, मोदी जी की तो उम्र पार हो गई थी नहीं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बने। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने योग्य 3 ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया कि हमने एक सर्वे कराया था, सर्वे में नरोत्तम मिश्रा के सपोर्ट में रिपोर्ट नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा की इस चुनाव में हार हो सकती है, इस वजह से जो है टिकट उनका काटा गया है। लेकिन इसमें एक सोचने की वजह यह है कि नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण चेहरा थे, जिनको टिकट दिया वो भी ब्राह्मण चेहरा थे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये इसके ऊपर मेरा ये कहना है कि इस देश में प्रधानमंत्री हारे, इस देश में मुख्यमंत्री हारे सीट पर रहते हुए, इस देश में मंत्री सीट पर रहते हुए हारे, क्या उनका टिकट काटा गया? कभी उस स्टेटस का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण के लिए मोदी जी का अगर सर्वे कराया जाए, मोदी जी हार रहे हैं तो टिकट काटा जाएगा क्या? जिस लेवल का व्यक्ति है उसके टिकट नहीं काटे जा सकते, भले ही नेगेटिव रिपोर्ट आए। और इसका मेरा मानना है कि नेगेटिव रिपोर्ट अगर है तो उस व्यक्ति के साथ 11 घंटे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक 11 घंटे रोडों पर लड़ते रहे, अपनी चिंता किए बिना। उन्होंने पार्टी के खिलाफ भी बोला, चिंता की। तो किसी व्यक्ति के पूछे, हजारों लोग अगर रात में 11 घंटे रोड पर उस व्यक्ति के पीछे खून पसीना बहाने को तैयार है, तो कैसे कह सकते कि रिपोर्ट में वो कमज़ोर था? एक तो ये बात है। दूसरी बात, इसका आपने पूछा कि उसके बदले में ब्राह्मण चेहरा दिया है। ठीक है, ब्राह्मण चेहरा, एक ब्राह्मण वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के नज़दीक है। एक ब्राह्मण, उसकी राजनीतिक हत्या करके आपने एक ब्राह्मण वो दिया है जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, इस ब्राह्मण चेहरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनने में 30 साल लगेंगे। तो 30 साल का तो किसी व्यक्ति का एक परफॉर्मेंस तो ये दिखाया जा सकता है नहीं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम उसकी हत्या करके उसकी बिरादरी का ले लें। तो ये इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपने हत्या नहीं की, एक राजनीतिक हत्या नहीं की, इसमें ये नहीं आएगा। राजनीतिक हत्या की है और राजनीतिक हत्या मानी जाएगी, इसमें किसी की जाति को लेकर के कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मानना है ये सब बात बेकार की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 तो मैं देख रहा हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी में दूर का एक, ऐसे मानिए कि स्टेडियम में गेम हो रहा है और जो बाहर बैठा हुआ आदमी उसका जज करता है, अंदर का खेलने वाला नहीं कर पाता। वो वैसा ही मेरा व्यू है इसके ऊपर। कल एक सभा को संबोधित करते दौरान नरोत्तम मिश्रा सभा को संबोधित कर रहे थे। आखिर में जब उनने अपना समापन किया स्पीच का, उस दौरान उनके आंसू निकल पड़े और रो पड़े स्टेज पर, वो भावुक हो गए।
भावुक होते हुए बैठे भी, उसको लेके क्या कहेंगे, क्यों आखिर ऐसा उनको? नहीं देखिए, उस बात को भी लेके मैं यही कहूँगा कि किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी मेहनत हो, किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा पार्टी के प्रति कुर्बानी हो, जो भी है, मतलब उस व्यक्ति को इस तरह से उसकी राजनीतिक हत्या की जाए, मतलब तरीका गलत है। एक बार को मुख्यमंत्री बनने के जगह पे पहुंच रहे होते तो इनको हटा करके दूसरे को बना देते। ये राजनीतिक हत्या नहीं थी, कंपटीशन में कहीं हम लोग पिछड़ गए। लेकिन एक टिकट न देना विधानसभा का 2 साल के लिए टिकट देने का मतलब क्या है? टिकट न देने का नहीं मतलब नहीं है, हारने जीतने का मतलब नहीं है। वो व्यक्ति हार करके भी रहेगा नेता, वो बात नहीं, लेकिन ये टिकट न देना ये साबित कर दिया। इसके पहले ये चर्चा थी कि नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर जो है मोदी जी से और अमित शाह जी से बिल्कुल आमने सामने बैठ के चर्चा होती है। अमित शाह जी और वो तो एक ही चीज़ है, तो क्षेत्र में जनता उनको मानती थी। अब टिकट ना देना सारी की सारी लोगों के बीच में से एक, जैसे बैलून में से हवा निकलती है, वैसे भाजपा ने उस व्यक्ति की हवा निकाल दी। इस चीज़ को वो व्यक्ति कितना सहन कर पाएगा? उस आदमी का भी हृदय है, उसका भी दिमाग है, वो देख करके वो सीन, तो मैं बताऊं वो नेचुरल आंसू थे, वो बनाए हुए नहीं थे। कोई ये कहेगा नहीं ये तो नाटक किया, कोई बीजेपी वाले ये भी कहेंगे आगे, वो तो उन्होंने नाटक किया था ऐसा। ये इस तरह का आंसू निकलते, इस तरह की आवाज़ निकलती है गले से, वो आंसू नाटकी नहीं थे, ओरिजिनल थे। इतना बड़ा पहाड़ भर भरा करके गिरा दिया, उसके आंसू थे। और मैं समझता हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि नरोत्तम मिश्रा जी अपना जगह पर रहें और अपनी जो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, हालांकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें ज़्यादा। ये आंसू कभी न कभी नरोत्तम मिश्रा जी को उसका रिजल्ट देंगे। इतना आप बेहतर नेता उनको मान रहे हैं, तो क्यों अगर टिकट कटा है तो क्यों कांग्रेस ने उनको ऑफर नहीं किया टिकट? आप उनको बुला लेते, क्या संपर्क साधा किया था कांग्रेस की साइड से? देखिए, ये बात है कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की, ये बात है नरोत्तम मिश्रा जी की। तो मैं ऐसा मानता हूँ, इसमें मैं भी एक एनालिसिस कर रहा हूँ। भाई मैं तो बुलाने वाला कोई होता नहीं हूँ, मैं एक एनालिसिस बहुत अच्छा करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा जी के हाथ से बहुत खराब काम करवा दिए। जो एक भाजपा के लिए वो एक बहुत अच्छे सपूत हैं कि जो कहेगी भाजपा वो करेंगे, लेकिन जो भाजपा कहेगी वो करेंगे, तो ये तो करने वाले को भी देखना चाहिए गलत करेंगे कि अच्छा करेंगे। अब कोई व्यक्ति कहेगा नहीं आपको मेरे घर में काम करना है, काम झाड़ू लगाना, नहीं अब एक काम करना है, मेरे कहने से उस आदमी का मर्डर करना, तो गलत हो गया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा गिरवा दी। और वो सरकार जो कमलनाथ जी की बनी थी, करोड़ों लोगों की उम्मीद होती है, भाजपा की सरकार है, करोड़ों लोग उधर भी हैं, कांग्रेस की तरफ भी, भाई बहुत वोटों का तो अंतर है नहीं है, कांग्रेस बीजेपी में बहुत अंतर नहीं है, तो करोड़ों लोगों की उम्मीद इधर भी है। तो एक राजनेता जो होता है वो जो देखता है कि यार हम लोग इतने लंबे समय तक अपने लोगों का भला करते रहे, अब इनकी भी सरकार 5 साल को उनने बना ली है तो बन जाने दो। और रही बात सरकार गिराने की, तो सरकार तो गिराने की तो मोदी की सरकार गिराई जा सकती है। मोदी की सरकार, अब जितना पैसा जो आदमी लालच क्या है कि कितना पैसा लेगा तुम। अभी एक चैप्टर आया राज्यसभा के इलेक्शन में, तो उसको कहा गया कि भाई विधायक खरीदेंगे हम, तो वो बोला कि ठीक है कितने पैसे लेंगे, कि साहब हमको तो दे देना 10, 5, 15 करोड़ 20। तो एक बोला धत तेरे, हम तो 50 करोड़ सोच के आए थे। तो मेरा कहने का मतलब चैप्टर है, किस चैप्टर की बात नहीं, ये राज्यसभा में हुआ है, अभी राज्यसभा में हुआ है ये चैप्टर है। राज्यसभा में हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में खरीदे गए थे विधायक। तो विधायक खरीदे गए, तो विधायक बिकने को तैयार था तो 15-20 करोड़ में ही, लेकिन देने वाला कह रहा था धत तेरे की, हम तो 50 करोड़ देने के लिए आए थे। तो मेरा कहना है कौन नहीं बिकेगा बताओ। अब मोदी जी के साथ में जो सांसद हैं वो कितना कमाएंगे, उसकी 50 गुना ज़्यादा कोई ऑफर कर दे वो मोदी जी को छोड़ देंगे। भाई अगर डेमोक्रेसी को ख़त्म करना है तो इस तरह के अगर अनैतिक कार्य किए जाएंगे तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। तो वो कमलनाथ जी की सरकार जो गिराई थी, तो 35-35 करोड़ रुपए जो दिए थे विधायक को, मुझे बताओ 35 करोड़ विधायक को दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये ऑफर दे दिया जाए तो जितने विधायक हैं उनमें से 2 ही 4 मना करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है वो सब तैयार हो। आप भी चले जाएंगे? नहीं मेरा रे
जब मैं कह रहा हूँ इस बात को, देखो मेरे लिए तो हीरे मोती कोई मेरे लाद के रख दे बोरों के बोरे, तो अभी मैं अपनी जगह पर हूँ और अपनी जगह पर रहूँगा, और मेरे को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। क्यों? मैं एक वैचारिक आदमी हूँ। मैं स्पष्ट फुले साहू अम्बेडकर कांशीराम जी की आइडियोलॉजी का आदमी हूँ। वहाँ पर गरीबों के लिए काम करने के अलावा इसमें कोई दूसरा कॉलम रखा ही नहीं। हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम में हम बुरा, अच्छा काम बुरे काम करने से हो रहा होगा तो बुरा नहीं करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन नेता नहीं चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिले? किसकी इच्छा नहीं? नहीं, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट फिर करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ऑफर क्यों नहीं किया था टिकट। मैं एनालिसिस है मेरा, तो बीजेपी ने नरोत्तम जी के द्वारा जो कांग्रेस की सरकार 35-35 करोड़ रुपए दे करके गिरवाई थी, लाखों करोड़ों लोग रात में रोए थे। लंबे समय से ये एक वर्ग है जो वंचित है, बहुत परेशान है, उन लोगों के आंसू। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर ऑफ़र करती तो कांग्रेस को फिर लोग बुरा कहते, इसलिए उन्होंने शायद नहीं किया होगा। नहीं तो कोई अच्छा कोई होनहार नेता है, उसको कौन नहीं चाहता, सभी पार्टियों में चाहते। वो उसका स्पष्टीकरण में ये है, मेरा एनालिसिस है इसके। ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैं भी इलेक्शन लड़ा था, मैं भी भांडेर में इलेक्शन लड़ा था, तो मैं इलेक्शन लड़ा था और लगभग मैं उस समय भी कम से कम 25-30 हज़ार से जीतने की मेरी पोजीशन थी, मेरी तैयारी थी। मैंने जो तैयारी करता हूँ वैसी मेरी फुल तैयारी थी। मेरी सीट नरोत्तम मिश्रा जी ने मेरे हाथ से छीनी थी, कोई नहीं छीन सकता, कोई छीनने वाला था ही नहीं। अच्छा, अवधेश नायक की बात करें तो वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जो नामांकन फॉर्म भरा जा रहा था कांग्रेस का, उसमें वो नहीं पहुंचे। और कल उन्होंने शाम को एक पोस्ट किया है, उनके घर पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी वो पहुंचे हैं। कांग्रेस के तो आपके जीतू पटवारी पहुंचे ही थे परसों। तो उन्होंने कहा कि मेरा अभी स्पष्ट नहीं है कि मैं क्या करूँगा, मैं क्लियर करूँगा। जब वो कांग्रेस में है तो क्लियर करने की बात कहाँ से आ गई? नहीं, मेरे ख्याल से वैसे अवधेश नायक हैं, वो बहुत समझदार और होशियार व्यक्ति है। यही नहीं है कि वो कांग्रेस में रहें तो ही मैं कहूँगा, वो सूझबूझ वाले आदमी हैं। पार्टी ने पहले उन्हीं का टिकट किया था, इसके पहले और टिकट किया था तो टिकट बदल करके फिर राजन भारती साहब को दिया गया था बाद में। वो जो भी उनका प्रेशर का है या कार्यकर्ताओं में काफ़ी वो थी। तो जब वो टिकट दिया गया, तो जैसा टिकट दिया गया तो उस टिकट में वो व्यक्ति राजन भारती जी के साथ वैसे ही वो व्यक्ति ने संघर्ष किया चुनाव में जो राजन भारती को लड़ना चाहिए, या अवधेश नायक को टिकट मिलता अवधेश नायक को लड़ना चाहिए, वैसा ही मेहनत की। उसमें एक रत्ती भर उसमें अंतर। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या अवधेश नायर के में खोट आ गई है, ऐसा कुछ हो गया है कि वो कांग्रेस छोड़ के जाने वाले हैं या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, टिकट मिलने से नाराज़ हैं क्या? नहीं, देखिए वो उनका निजी मामला है कि वो बीजेपी में जाएं कि न जाएं, लेकिन आदमी अच्छा है। वो मैं ये कहूँगा आदमी में खोट नहीं है किसी भी प्रकार की। उस टिकट ना मिलने से नाराज़ हैं क्या? नहीं, टिकट देखिए, टिकट ना मिलने से तो मैं समझता हूँ पहले मिला हुआ टिकट चला गया हाथ से और फिर मांगा, तो एक राजनेता कोई होता है उसको उम्मीद तो रहती है, लेकिन उसमें खोट नहीं। मैं तो ये कहूँगा नाराज़गी है नाराज़गी हो सकती है लेकिन खोट नहीं है उस व्यक्ति में, नहीं खोट में नहीं। अच्छा, घनश्याम सिंह की बात करें। घनश्याम सिंह पहले भी दतिया से चुनाव लड़ चुके हैं, बड़ा लंबा अंतराल रहा, वो सिहोड़ा से चुनाव लड़ रहे थे। आप तो जानते होंगे, पहले भी मिले होंगे क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, वो भी कांग्रेस से नेता हैं। तो क्या सोच के लोग वोट डालें उनको? और क्योंकि जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके से उनका स्वभाव है, किन मुद्दों पर वोट डालें? देखिए, घनश्याम सिंह जी का एक अटैचमेंट है, फैमिली का भी अटैचमेंट है उनका। क्या होता है कि जैसे दतिया में जो जनता है उनके बीच में उनके पिताजी रहे, एक राजा और जनता का पहले का पुराना एक रिश्ता है, वैसा रिश्ता होता है। लोगों को अपने राजा के प्रति एक सिद्धता रहती है, तो लोगों को उनसे एक स्नेह है। और उस राजा में भी वो राजा नहीं है। जैसे एक बार नारा दिया गया था नहीं बीपी सिंह जी के बारे में, राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है, ऐसे एक नारा दिया गया था नहीं। अगर राजा फ़कीर बन के रहे तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तो घनश्याम सिंह जी का मेरे दिमाग में बस यही है कि वो राजा होने के बाद भी वो कभी मैंने नहीं देखा
कहीं बैठे होंगे तो और बैठे होंगे कुर्सियों पे, हालांकि वो बैठ नहीं पाते, उनके उठने में दिक्कत है, लेकिन वो सबसे पहले आकर के कार्यकर्ता की श्रेणी में आ जाते हैं और बड़ी आसान बात करते हैं। कोई मिलने के लिए आ रहा है और उन पे कोई आदमी तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है तो वो तेज़ आवाज़ में सुनते रहते हैं। मतलब उनका पब्लिक से जो मैं समझता हूँ रिश्ता है, अगर जीत जाते हैं तो पब्लिक जितनी आसानी से घनश्याम सिंह से मिल पाएगी और घनश्याम सिंह से अपने काम करा पाएगी, उसमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसे प्रत्याशी मिल पाएंगे। ये उनकी बड़ी खासियत है। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलना कांग्रेस के लिए, क्या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता हो गई है, कि आसान हो गया है चुनाव जीतना? ये बिल्कुल, ये सत्य बात है। नरोत्तम जी का टिकट ना मिलना, ये क्योंकि नरोत्तम जी के बराबर दतिया में कोई पावरफुल उम्मीदवार नहीं हो सकता। मेरी सोच है कि सबसे पावरफुल अगर उम्मीदवार कोई दतिया में होता तो वो नरोत्तम जी, और नरोत्तम के मुकाबले में जो उम्मीदवार लाए हैं वो मैं काउंटिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन नरोत्तम जी का तो पासंग भी नहीं है, कहावत है नहीं, पासंग भी नहीं है, तो इसका कांग्रेस को फायदा होगा। आशुतोष तिवारी को लेकर क्या कहें? आशुतोष तिवारी जी का देखो, अभी जनता में कोई अच्छा चेहरा जनता के बीच में ऐसा कोई नहीं है कि जिन्होंने कोई संघर्ष किया है या गरीबों के लिए किया है, फलानों के लिए किया है। इनके बारे में जब भी कोई बातें आएंगी, और कुछ मैंने सुनी हैं, अब वो प्रमाण के नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता, कई बातें मैंने सुनी हैं कि इन्होंने गरीबों को सताया, कहीं कुछ किया है, कहीं इन्हें ज़मीनें खरीदी, कई ऐसी बातें कई आई हैं, और वहाँ भी ऐसी बातें आती हैं। आपके विधानसभा के हैं, भांडर के विधानसभा के हैं, तो वहाँ उनकी अच्छी बातें मैंने नहीं सुनी, उनकी मैंने अच्छी बातें नहीं सुनी हैं, उनसे परेशान होकर के ही लोगों ने बातें की हैं। तो ऐसा उनका चेहरा नहीं है कि कोई ये कह सके कि ये कोई बहुत आदमी, कोई जेंटलमैन आदमी भाजपा ने उतारा है। क्या कहा है लोगों ने परेशान होकर? नहीं, मुझे कहा कि जिनने साहब वो कर दिया, इनने फलाना जो क्या क्या, मैं तो ध्यान नहीं करता उनकी बात, कोई मैंने इसलिए नहीं किया कि उस समय कुछ थे ही नहीं। वो एक आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के हिसाब से वो चलते हैं, जनता से उनका कोई मेल जोल नहीं है, जनता उनके साथ है नहीं। अब वो अलग बात है कि पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी के समर्थक तो वो उनके साथ रहेंगे, लेकिन जनता के आदमी नहीं है और जनता जैसा उनका रुझान भी नहीं। काफ़ी समय से वो हैं, मैं भी वहाँ विधायक हूँ, तो ऐसा होता ही है कि ऐसे कई नेता हैं वहाँ पर, हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन मेरी आज तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, कल आपका आपने बयान दिया, भाषण दे रहे थे, तो उसमें आपने संविधान को लेकर वोट मांगा, संविधान को लेकर कहा कि अगर संविधान बचाना है तो कांग्रेस को वोट डालिए। लेकिन संविधान को लेकर आपके दामोदर यादव सामने खड़े हुए हैं बहुजन से, तो सॉरी बहुजन मैं कह रहा हूँ, वो भीम आर्मी से खड़े हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा, तो आज़ाद समाज पार्टी से वो खड़े हुए हैं, वो भी संविधान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अम्बेडकर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। फिर क्या कांग्रेस ने अपनी विचारधारा बदल दी है? नहीं, देखिए, संविधान बचाने वाले मुद्दे पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरी बात स्पष्ट है और वो साइंटिफिक भी है। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं संविधान बचाऊंगा। राहुल गांधी जी, खड़गे जी चीफ तो ये हैं, तो उस आधार पर सारे कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, जो काम कर नहीं रहे, लेकिन फूल सिंह बरिया तो करेगा। तो संविधान बचाने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान ख़त्म करना चाहती है, ठीक है कि नहीं? उसके प्रमाण कई हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरत हो तो बताऊँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो संविधान ख़त्म करना चाहती है, तो संविधान ख़त्म करना चाहती है और हम संविधान बचाना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए, जैसे मैं इसके पहले मैं उस पार्टी की चर्चा न करती हूँ, मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी बहुजन संघर्ष दल चलाता था और मैं मंचों से भाषण करता था, मैं संविधान बचाऊंगा, मैं भाषण कर रहा हूँ। और जब मैं रात में आता था और रिजल्ट जब आते थे कि मैं 20,000 वोट ले रहा हूँ, मैं 15,000 वोट ले रहा हूँ, 25,000 वोट ले रहा हूँ, 30,000 वोट ले रहा हूँ, 5,000 वोट ले रहा हूँ, और वहाँ मैं देखता था मैं कांग्रेस हार जाती है और भाजपा जीत जाती है। और संविधान कौन ख़त्म करना चाहता है? भाजपा। तो कहीं ना कहीं मैं मंच से तो भाषण दे रहा हूँ कि संविधान को बचा रहा हूँ, लेकिन जो वोट मुझे लोग डाल रहे हैं मुझे, और वहाँ पर कांग्रेस हार रही है, तो इसका मतलब संविधान तो ख़त्म करने वाला ही वोट माना गया। मुझे जो वोट डाला उस लोगों ने, तो एक तरह से संविधान ख़त्म करने वाला माना गया कि नहीं वाला? तो मैंने सोचा मैं तो गलत रास्ते पर हूँ। अगर मैं या तो मैं भाजपा को हरा दूँ और भाजपा को ना हरा सकूँ, तो फिर मैं कांग्रेस को, जो पार्टी भाजपा को हरा सकती है, उस पार्टी को वोट डलवाऊँ, और उस पार्टी को अगर वोट डलेगा
तो भाजपा हारेगी, और भाजपा हारेगी तो संविधान बचने की लाइन बनेगी। ये मेरा है। तो मेरा यही मानना है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो वो हरा दे भाजपा को। इस बात में मैं कहना चाहूंगा कि दामोदर यादव भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं बचा रही है तो क्या आप दामोदर को वोट डलवा देंगे क्या? नहीं, कांग्रेस बचा क्यों नहीं रही है? कांग्रेस तो बचा ही रही है। भाई कांग्रेस, राहुल गांधी जी, एक बात बताऊं मैं कि राहुल गांधी जी ने किताब हाथ में लेकर के संविधान की पूरे देश में कहा कि हम संविधान बचाने निकले, तो संविधान बचाने निकले हैं तो भाजपा 240 पर आ गई कि नहीं, और कम पे आई। अगर संविधान को लेके नहीं निकले होते तो नहीं आते। तो जब राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए निकले हैं तो नीचे कौन होता है? कौन कांग्रेस है फिर? राहुल जी और खड़गे जी को छोड़ दे तो कांग्रेस कौन है? जब वो संविधान बचाने आए हैं तो कांग्रेस संविधान बचा रही है। मध्य प्रदेश में आपके अलावा कल आपने बयान दिया और किसी ने संविधान बचाने की या उस तरीके की बात नहीं की। तो क्या मेरे को आप फूल सिंह बरैया समझते हैं? मैं उस आंदोलन की संस्था हूँ। मैं कहूँगा वो फाइनल होगी, और मैं जो साथ दूंगा, नहीं राहुल जी और खड़गे जी का अकेला मैं ही साथ दूंगा, वो साथ होगा और सफलता में बदला जाएगा। मैं कोई एक व्यक्ति के रूप में ले रहे हैं आप मुझे? मैं ये आइडियोलॉजी का संस्था हूँ मैं, और मैं इस काम को कर जाऊँगा, अकेला भी कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है दूसरे की, ये ध्यान रखना। तो इस काम को मैंने किया, मैं कर रहा हूँ और करूँगा। मैं इसमें हारूँगा नहीं। आप कुछ भी करते रहना। तो ये थे हमारे साथ फूल सिंह बरैया जी, जिनने दतिया चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी, पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी। नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी उन्होंने काफी सारी बातें कही। बाकी आपके क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।